हमारे घर के सामने वाले मकान में 62 साल का बूढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था। अंकल जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उसे लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो अंकल जी उसे धक्के देकर घर से निकाल देता और अपनी बेटी के बारे में बहुत ही चौकन्ना रहा करता। कभी कभी उसने घर के दरवाजों को खुला नहीं छोड़ा था। मैं कभी कभार उन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लगता है जाकर साथ वाली नीलम से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है और उसका बूढ़ा बाप हर टाइम उसे घर में बंद रखता है। मम्मी कहने लगी, बेटा यह लोग बहुत ही अजीब से हैं। तुम खबरदार। जो उनके घर गई मोहल्ले में से कि कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए मगर उसके धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वाले से भी पूछा था। उन्होंने भी एक अजीब सी बात कही थी। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है यह बाप बेटी नहीं बल्कि कोई और बात है। यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता उसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी राज छुपी हो। मेरी बात सुनकर वह आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटिया कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल जमाना ही खराब है। तुम भी उन लोगों से दूर रहो। अब मेरे दिमाग में शक पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी उस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से जाने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की की रोने की आवाज थी। मैं घर के दरवाजे पर कोई तो दरवाजा खोला तो सामने वही अंकल जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की, मैंने कहा। अंकल माफ कीजिएगा लेकिन आपके घर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो, अच्छा होगा। अंकल ने खरी खोटी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान सोचने लगी, कितना बदतमीज और खगड़ूस बूढ़ा है। मैं घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई तो मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे पापा को यह बात बताऊंगी कि तुम बिना वजह किसी की हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो। मैं यह बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता उसकी जिंदगी में कोई अच्छाई ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली ममता के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने ममता से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस बूढ़े का घर ममता के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उस घर का आंगन उसकी छत से नजर आ रहा था। मैं यह देखकर खुश हो गई। ममता बोली कि उसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो उस घर के अंदर रहती है। मैंने अपनी दोस्त को भी सारे समस्या बता दिए और उसे कहा कि मुझे लगता है उस घर में जो लड़की रहती है उसे हमें हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर ममता ने मेरे आगे हाथ जोड़े और बोली जानती हो, तुम जिसके बारे में बात कर रही हो उसकी बात ने मुझे और ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहती है यहाँ। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल लड़की, हो सकता है वो दोनों मियाँ बीवी हो, इसलिए वह अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता। कहीं लोग उसे यह ना कह दे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र की लड़की है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो। तुम्हारा पति ज्यादा उम्र का है। मैंने उससे कहा, जो भी है, मैंने उसे लड़की को रोते हुए देखा है। उसे हमारी मदद की जरूरत है। हो सकता है। मेरे दोस्त ने कहा कि अच्छा है, हम अपने काम से काम रखें, वरना हम बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे।
अभी मैं और ममता यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर ममता को इशारा किया तो वह आंगन में आ गई। अगर हम चाहें तो उससे बात कर सकते थे। ममता कहने लगी, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। खमका हुआ बूढ़े ने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते हैं। ममता के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया। मुझे देखते ही वह अंदर को जाने लगी थी। मैंने उसे कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक दुख सी मुस्कुराहट भरी और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने उसके आते ही उससे राम राम की। फिर वह पूछने लगे कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम दुखी रहती हो। मुझे तुम्हारा बहुत एहसास होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वह बोले कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी यह बात मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होने लगा? अगर तुम चाहो तो तुम मुझे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ किसी गैर इंसान को तुम्हारी कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसकर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे उस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया वह ठीक ही किया। मैं उसी काबिल थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वह तो पहेलियाँ बुझा रही थी। मेरे पास टाइम कम था। इतने में मेरे दोस्त छत पर आ गए और बोले, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी मम्मी के साथ घर वापस चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं नीलम के घर जाकर उससे बात किया करूंगी। अगले दिन मैं फिर ममता के घर आ गई। मैंने देखा छत से तो वही लड़की अपने आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वह हाथ से इशारा करके बोले कि मैं ऊपर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं उसके घर चले गए। उसने अपने पीठ पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पीठ में दर्द है? वो कहने लगे कि यह दर्द मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो। मैं भी तुम्हारी हर तरह से मदद करने की तैयार हूँ। तो वो कहने लगे, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि भगवान मुझे माफ़ कर दे। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और मेरा पापा बहुत अच्छे आदमी है। मुझे वहाँ डर भी लग रहा था। अगर यह बात मम्मी को पता चल गई तो वह मुझसे कितने गुस्सा होगी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। यह देखकर हैरान रह गई कि गरीब सी दिखने वाली उस बाप बेटी के पास काफ़ी कुछ था। लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और यह महंगे कपड़े थे। वो कहने लगी कि यह कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैं भी नोट किया कि उसने खुद तो हर टाइम गंदे कपड़े पहन रखे होते थे, लेकिन उसके पास हर तरह की रेशमी झोरे थे जिन्हें देखकर लगता था कि यह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं हो? मेरे बात पर सुनकर वह रोने लगी। बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब उन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से डर लगता है। अगर तुमने जानना चाहती हो तो ले जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं किसी सूरत उसके वह कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कहा तो मैं एक सूट ले लिया। वो बोली कि तुम उसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अर्थी पर जरूर आना। भगवान से डरो। लड़की, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो? फिर उसने अपने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़ी हिफाजत से खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पापा को दे देना। मैंने डरते हुए वह डायरी भी ले ली और अपने घर वापस आ गए। उसके पेट में जो दर्द था वह बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई। माँ ने मेरे हाथ में इतना महंगा सूट देखा तो कहने लगी कि बेटी, यह तुम कहाँ से लेकर आई हो?
मैं माँ से कोई बात भी छुपा नहीं सकती थी। डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दी। मेरी माँ ने यह सुना तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तो तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे पापा को या मोहल्ले वालों को यह बातें पता चली तो वह क्या कहेंगे? कल को उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? वह तो मरने की बातें कर रही है। अगर वह सच में मर गई तो क्या होगा? मम्मी आप कितने खुदगर्ज है। मम्मी ने अब मेरी बातें सुनकर मुझ पर बहुत सख्ती से मुझ पर पाबंदी लगा दी। मैं दोबारा उसे घर की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं पछताता रहती थी कि मैं अपनी माँ को खामोका उसकी बात बता दी, लेकिन मेरे पास आने को ज़्यादा टाइम नहीं बीतता था। वह 2 दिन के बाद उस घर से मौत की खबर आई। पता चला कि वह लड़की जो अपने पापा के साथ अकेली रहती थी, वह अब भगवान को प्यारी हो गई है। यह बात सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि यह बूढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उसे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए। मेरे पापा भी उस घर में चले गए। पापा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम अपनी बेटी को रिश्ता क्यों नहीं तय किया और उसके मरने को क्या वजह है? बूढ़ा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल था। वह बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों के बार बार रिश्ता लाने पर मुझे उन पर गुस्सा आ जाता था। उसकी मौत की वजह यह बूढ़ा नहीं था। वह बता रहा था कि अब सब लोग उससे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया गया और बताया गया कि यहाँ पर एक मौत हुई है। वह लगता है आत्महत्या है। यह सुनकर बूढ़ा बहुत ज़्यादा तड़पने लगा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। वह कुदरती मौत है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना। काफ़ी साल से वह परेशान थी। मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा, डॉक्टर के पास भी ले गया। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाइए। पापा ने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा और उसकी जांच की जाएगी। उसकी मौत कैसे हुई है? कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेइज्जती होगी। अगर आपको लगता है तो आप बेकसूर हैं, तो हो सकता है कोई और उसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना जांच पड़ताल किए अपनी बेटी को चिंता पर लिटाने का मतलब यह है कि आप उसे इंसाफ नहीं दिला रहे हो। यह उसका हक है। सारे मोहल्ले वाले की बातें सुनने के बाद बूढ़ा सबके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि सब कुछ शक था। मैं ज़्यादा इसलिए कर रहा था क्योंकि मौत में खुद उसका हाथ है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच भगवान जाने क्या हुआ। जब बूढ़ा घर आया तो वह बहुत तसल्ली में था और हैरान भी था। उसके आंसू अब रुक चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बूढ़े बेकसूर के कहकर उसे छोड़ दिया था और मेरे पापा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। मैं यह सोच कि बूढ़े से जाकर खुद पूछा जाए, लेकिन माँ ने मुझे सख्ती से मना कर रहा था, सो मैं यह बात अपने मुंह पर नहीं लाई। मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वह डायरी जो मैंने उस लड़के से ली थी, उसने मुझसे यही बात की थी कि जब मैं मर जाऊं तो यह लिफाफा जिसमें डायरी है उसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा क्यों न जाकर उसे दे आऊं, यह उसकी अमानत है। अगर मैं चाहूं तो खुद भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन यह उसकी अमानत है। मुझे उसे खोलकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जाकर उस बूढ़े को दे देना चाहिए। वही एक लिफाफा था जिसमें ने एक फैसला किया कि मैं जाकर वह डायरी लौटाऊंगी। मगर जैसा ही मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा
वहाँ पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि यह मकान बूढ़े ने किराए पर लिया हुआ था और अब वह अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया। उसने सड़क के दूसरे तरफ जो इलाका था वहाँ पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने पूरे बाप को कैसे अमीर बना दिया था। वह जो पहले उसे गरीब मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था और एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था, अब ऐसी कौन सी लॉटरी उसके हाथ लग गई कि वह बेटी की मौत के बाद अपना घर और अपना कारोबार शुरू करके बैठा है। मैंने सोचा कि वह डायरी खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बूढ़े को कहा कि कहाँ पर ढूंढूंगी, उसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वह मिला तो मैं उस डायरी को उसे दे दूंगी। जब मैं इस लिफाफे में डायरी से निकाल कर पढ़ना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। उसने जो बात लिखी थी वह बड़ी ही अजीब व गरीब थी। बूढ़े की बेटी ने आंसू से भरे हुए शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती मेरी ही थी। उस पापा के बाद में आपके सामने सर उठाने की काबिल नहीं थी। आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं था। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे एक लड़के रवि से प्यार हो गया था। अगर मैं उसकी बातों में ना आती और मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती तो वह मुझे कभी भी अपने घर लेकर ना जाता। रवि एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा वह सच में मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वह तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं रवि को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वह मसीहा नहीं, वह तो भेड़िया निकला था। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैंने जब उसके बारे से घर में कदम रखा तो उसने मुझसे यही वादा किया था कि वह मुझे उस घर की बहू बनाएगा, मुझे उस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला वह तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती। मेरी चीख पुकार की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब रवि अपने मकसद को कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरे की चैन फेंक दी और कहा कि यह तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत वाकई हो जाती है। मैं अब मर जाना चाहती थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वह हीरा की चैन निगल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह चैन कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत वाकई नहीं हुई। रवि ने मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। वे पल मेरे आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गई थी। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं पापा से छुपकर रवि से मिलती थी और अब मैं मर जाना चाहती थी। मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को यह हकीकत नहीं बताई थी। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गरीबों को मिटा सकता था। मैं जीते जी आपको यह हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती थी। मुझ में इतना हिम्मत नहीं था। मेरे प्यारे पापा, अब तो मर गए हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर देना। आपकी प्यारी बेटी नीलम। उस लड़की की गम और दुख का अंदाज़ा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आँच आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने बाप की इज्जत चंद पलों के लिए और चंद मीठी बातों के आगे गवा दे तो उसकी बदकिस्मत कौन होगा। भगवान के लिए जो लड़कियां मेरी यह कहानी सुन रही है तो उसके सबक हासिल करे और मुझे बताएं कि मुझे वह डायरी नेहा के बाप को देनी चाहिए या नहीं। अगर मैं उन्हें यह डायरी दे दूं तो वे उसे पढ़कर जीते जी मर जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग लाइव एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।